सो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि हम आपको अटेस्टेशन फॉर्म दिखाएंगे और किस तरीके से फिल करना है, ये सारा प्रोसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से इत्मीनान में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वादा आज निभाने का समय आ गया है। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा अटेस्टेशन फॉर्म, साक्ष्यांकन फॉर्म, ठीक, हिंदी में। तो इसको बहुत ही आप सभी को ध्यान से भरना है। और क्योंकि देखिए सबसे पहले यहाँ पर चेतावनी वार्निंग लिखी हुई है। अगर हम पहला नंबर यहाँ पर पढ़कर आपको बताएं तो आप देखिएगा कि साक्ष्यांकन फॉर्म में झूठी सूचना देना या किसी तथ्य को छिपाना अनर्हता समझी जाएगी तथा उसके कारण उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य समझे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी तथ्य आपको छिपाना नहीं है, कोई भी फैक्ट आपको यहाँ पर हाइड नहीं करना है, छिपाना नहीं है, सब कुछ सही सही आपको बता देना है। ठीक है, और अगर ये देखिए आपको स्क्रीन आई होप दिख रही हो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और नहीं दिख रहा हो तो अपनी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। वैसे हम फुल स्क्रीन करके इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो उसके लिए हम आप सभी से सॉरी कहते हैं, क्षमा चाहते हैं अभी से ही। और क्योंकि इसको पूरा देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें किसी तरह की मिस्टेक होती है तो यकीन मानिए कि आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। ठीक, तो इसी के लिए सोचकर हमने भी आप सभी के लिए समय निकाला है और इत्मीनान से आप सभी को पूरा बताएंगे और आप सभी को पूरा देखना है। ठीक है, ये हम कहना चाह रहे हैं। अगर आपके पास अभी समय ना हो तो इसको वॉच लेटर में कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा। ठीक है, सबसे ऊपर अगर हम देखें तो रैंक नंबर एंड एग्ज़ाम ईयर आपको यहाँ पर फिल करना है, यानी आपकी क्या रैंक रही। ठीक है ना, तो जैसे अगर किसी की रैंक मान लीजिए 847 रही हो तो 847 लिख देगा और फिर एंड लिखेंगे। और एग्ज़ाम ईयर अगर आपका 2022 है तो 2022 वाले 2022 लिखेंगे और 2023 वाले 2023 लिखेंगे। और पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना है। दूसरे फिल में आप देखिए, दूसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें पोस्ट का नाम लिखना है, यानी कि आप वहाँ पर MTS लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर फोटो लगाना है आपको, एफिक्स साइंड फोटोग्राफ। ठीक, साइंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, और आपको अपना रीसेंट फोटोग्राफ लगाना है। और जहाँ तक आप कोशिश करिएगा कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाते चले आ रहे हैं जो फ़ोटो, उसी को आप यहाँ पर यूज़ करिएगा। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद उसी फ़ोटो पर साइन करना है आपको। ठीक है, मतलब थोड़ी सी सिग्नेचर फ़ोटो के बाहर रहे और थोड़ी सी सिग्नेचर फ़ोटो पर रहे, इस तरीके से आपको उस पर साइन कर देना है। ठीक, देखिए ये अटेस्टेशन फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, पहले हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। और हो सकता है कुछ और डिपार्टमेंट्स में थोड़ी बहुत चीज़ें, सिर्फ थोड़ी बहुत, ठीक है, हो सकता है वेरी कर जाएं, लेकिन 99% केस में जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर भी रहेगी। ठीक है, तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, इससे यहाँ पर मैटर नहीं करता है। अटेस्टेशन फॉर्म में हो सकता है थोड़ा एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाए, किसी में एक पॉइंट कम हो जाए, तो उससे आपको दिक्कत नहीं लेना है। 99% चीज़ें सेम होंगी। ठीक है, तो पहला हम आपको पढ़ के बता दिए हैं। हाँ, दूसरा देखिए, इस फॉर्म को भरने और भेजने के बाद यदि उम्मीदवार को नज़रबंद, दंडित, विवर्जित, गिरफ्तार, अभियोजित, बंधपत्र अधीन, जुर्माना, दोषमुक्त आदि किया जाता है तो उसकी सूचना फौरन संघ लोक सेवा आयोग को अथवा उस अधिकारी को यथास्थिति भेजनी चाहिए जिसको पहले साक्ष्यांकन फॉर्म भेजा गया है। ऐसा ना करने पर यह समझा जाएगा कि वास्तविक सूचना छिपाई गई है। ठीक, जैसे इसमें पूछा जाता है ना कि आप कभी नज़रबंद किए गए, कभी आपको दंडित किया गया, कभी आपको गिरफ्तार किया गया, तो अगर ये फॉर्म भेजने के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो आप तुरंत जो है अपने डिपार्टमेंट को इस बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए जा करके। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको हल्के में ना लीजिएगा, ये कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। यदि किसी, तीसरे पॉइंट देख लीजिए, यदि किसी व्यक्ति के सेवा काल में यह पता चलता है कि साक्ष्यांकन फॉर्म में झूठी सूचना दी गई है या किसी तथ्य को छिपाया गया है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। ठीक है, तो ये बात साफ साफ यहाँ पर लिखी गई है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला यहाँ पर है
हाँ, पूरा नाम अपना साफ अक्षरों में लिखना है, उपनाम सहित। ये अगर अगर किसी का उपनाम है, कोई निकनेम है, तो वो भी अपना लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी जी का बापू नाम है तो बापू आप यहाँ पर लिखेंगे सरनेम, या कोई और कुछ और एक्स्ट्रा नाम लगाता है वहाँ पर, कोई निकनेम लिखता है या कुछ और ऐसा लिखता है अलग सा, ठीक, तो वो अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। अगर किसी का ऐसे मान लीजिए टिन्नू नाम है किसी का एक्स्ट्रा, तो वो भी अगर आप उसमें यूज़ करते हैं, ठीक, जैसे आपने देखा होगा चुनाव में तो उर्फ करके लिखते हैं, तो अगर वैसा भी कुछ है तो आप उसको सरनेम में ज़रूर फिल कीजिए। बाकी अपना पूरा नाम यहाँ पर नाम वाले एक कॉलम में आपको फिल करना है, ठीक। तो देखिए नाम अपना हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखना है, ठीक। नाम में किसी तरह की कोई रियायत नहीं है यहाँ पर, ठीक। अब वर्तमान पूरा पता, ये सब फॉर्म हमने पहले ही फिल कर लिया है बहुत पहले, ठीक है। और सब कुछ हम जो है यहाँ पर समझने के बाद आपके लिए ये बना रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। वर्तमान पूरा पता आपको लिखना है यहाँ पर, प्रेजेंट एड्रेस इन फुल। अब देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा गया है, लेकिन इतना छोटा सा यहाँ पर इन्होंने बॉक्स दिया है, इसमें या तो शायद हिंदी में ही आ पाए एड्रेस या फिर इंग्लिश में आ पाए। अगर किसी का एड्रेस बहुत छोटा है तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे। अदरवाइज अगर आपका एड्रेस थोड़ा सा बड़ा है तो आप चॉइस कर लीजिए कि आप हिंदी में फिल करना चाहते हैं या इंग्लिश में फिल करना चाहते हैं, किसी एक लैंग्वेज में आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। और अपना यहाँ पर पिन नंबर डालना ना भूलें। ये वर्तमान पता है जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी का घर का पता और वर्तमान पता अलग अलग होता है, तो तीसरे का जो का है वो घर का पता आपको लिखना है, मतलब आपका जो मूल स्थान है, ठीक, ये आपको लिखना है जहाँ पर आपके माता पिता रहते हों, ठीक, या दादा दादी जहाँ पर भी हो, ठीक है। और ऊपर वाले दूसरे वाले में आपको वर्तमान पूरा पता लिखना है जहाँ पर अभी आप हैं, ठीक है। अभी आप हैं का मतलब कि वहाँ पर आप पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हो। ऐसा नहीं है कि अभी आप हैं मतलब कि अगर आप सड़क पे गए चाय पीने तो वहीं का वर्तमान पता लिख दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ अब ये बात 3 का तक समझ में आ गई आपको। अब खा में चलते हैं। यदि पाकिस्तान का मूल निवासी है तो उस देश में पता और भारत संघ में देशांतरण परिवर्जन की तारीख। यदि आप पाकिस्तान के मूल निवासी हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है जो भी आपका पता है वहाँ पर वो, और कब आप इस देश में कब आपका देशांतरण हुआ वो आप लिखेंगे। अगर आप पाकिस्तान के मूल निवासी नहीं हैं तो इसमें जो है आप डैश करके नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, या NA भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये दिल्ली की यहाँ पर नौकरी है, तो अगर कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट दिल्ली का निवासी हो या पिछले 5 वर्ष के दौरान दिल्ली में रहा हो तो निवास स्थान का प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र और उसी पते से संबंधित अपने खुद के फोटो ID की प्रतिलिपि, ठीक, जहां पर रह रहे हैं उस पता का उसी वो पता होना चाहिए उसके ID में, ठीक है। वो उसकी प्रतिलिपि मतलब उसका एक फोटोकॉपी स्वयं हस्ताक्षरित अवश्य संलग्न करें। उसमें आपको साइन करना है खुद का, यदि आप दिल्ली के निवासी हैं तो। ये दिल्ली के निवासियों के लिए है, ठीक है, अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है ऐसा, ठीक है। अगर आप ऐसा हैं, अगर दिल्ली के निवासी हैं तो अपना निवास प्रमाण पत्र और साथ में उस पते का अपना फोटो ID का एक फोटोकॉपी अटेस्ट करके अपना साइन करके इसमें इस अटेस्टेशन फॉर्म के साथ आपको लगाना है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हम लोग 2nd नंबर पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर चौथा पॉइंट है स्थानों का ब्यौरा रहने की अवधियों सहित जहाँ आप पिछले 5 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों, ठीक है। तो नीचे देखिए अगर आप पिछले 5 वर्ष में कहीं पर भी रहे हो, अगर 1 साल से ज़्यादा रहे हों तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना ये टेबल, इसमें आपको फिल करना है डिटेल में, ठीक है, कि कब से कब तक आप कहाँ रहे हैं, ठीक है। हाँ अब ऐसा नहीं कि कोई नानी के यहाँ चला गया तो वहाँ का लिख दिया, नहीं, आप 1 वर्ष तक लगातार वहाँ पर रहे हो परमानेंटली, तभी आपको यहाँ पर मेंशन करना है, अदरवाइज यहाँ पर मेंशन नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। हाँ अब नेक्स्ट देखिए इसमें, यदि विदेशों में पाकिस्तान सहित इंक्लूडिंग पाकिस्तान में अगर रहे हो तो उन स्थान का ब्यौरा भी देना है आपको जहां आप 1 वर्ष से अधिक समय तक 21 वर्ष की आयु होने के बाद रहे हो, ठीक है। अगर आप विदेश में 21 साल के बाद
21 साल के बाद अगर आप 1 साल से ज़्यादा नहीं हो तो फिर आपको यहाँ पर विदेश में जो रहे उसका भी आपको ब्यौरा देना है, उसका भी आपको पता देना है कि कब से कहाँ तक, कब से कब तक आप रहे हैं और कहाँ रहे हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वें का। ठीक, अब यहाँ पर देखिए रिश्ता है, रिलेशन, नाम, राष्ट्रीयता, जन्मस्थान, व्यवसाय, डाक का पता, अस्थाई पता। अब इसमें देखिए आपके इसमें पिता हैं, ठीक है, तो इसमें पिता है और अपने पिता का देखिए यहाँ पर नाम लिखना है पहले, ठीक, और फिर अपने पिताजी की राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, जन्मस्थान, ठीक है, शॉर्ट में लिख देंगे, ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है तो शॉर्ट में करके यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस। ऐसे अगर इसे अब देखिए इसे व्यवसाय, बहुत लोग के पिताजी ही व्यवसाय में होते हैं तो व्यवसाय सिर्फ पिता का होगा, माता बहुत सारे लोगों की नहीं कमाती होंगी तो यहाँ पर आप डैश करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है भैया। हाँ, पति पत्नी तो भैया नौकरी होगी तभी आएंगे ना पति पत्नी। ठीक, तो शायद आई होप बहुत सारे लोगों की पहली नौकरी होगी तो बहुतों के पति पत्नी भी नहीं होंगे, और जिसकी होगे वहाँ पर मेंशन कर देगा, नहीं होगा तो डैश करके आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। कोई भी कॉलम को मतलब ऐसे ही ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक, आप यहाँ पर डैश जरूर कर दीजिएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, अगर आपके भाई हैं तो अगर भाई देखिए अगर एक भाई है तो यहाँ पर फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक से ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। किसी तरह से आप इसमें एडजस्ट करके लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो बॉक्स के यहाँ पर बाहर भी आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा एरो बना करके, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ पर सिस्टर्स का भी ब्यौरा देना है। ठीक है, तो बहुत सारे सिस्टर्स का भी जो ऑक्यूपेशन नहीं होता है तो ऑक्यूपेशन में आप नहीं डालिएगा, अगर होगा ऑक्यूपेशन तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी एड्रेस आप यहाँ पर शॉर्ट में डाल दीजिएगा। हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 5वें का खा। विदेश में पढ़ रहे, ठीक है, पुत्र और पुत्रियों के, अगर एक पुत्र है तो पुत्र, अगर एक से ज़्यादा है तो पुत्रों, ठीक है, और पुत्री और या फिर पुत्रियों के मामले में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना। ठीक है, अगर विदेश में कोई आपका पुत्रों, अभी हमने शादी की बात की, अगर आपकी शादी हुई होगी, ठीक है, मतलब 1 साल कम से कम हो गए हो तभी तो पुत्र पुत्री होंगे। ठीक है, और अगर किसी के, और विदेश में तो पढ़ने चले नहीं जाएंगे पैदा होते ही, है ना, तो ऐसा तो मुश्किल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आई थिंक बहुत सारे लोगों का यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पर ऐसे आप पूरा लाइन खींचिएगा और नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम लोग आ गए पेज नंबर 3 पर। ठीक है, पेज नंबर 3, और यहाँ पर है देखिएगा 6वां नंबर पॉइंट, राष्ट्रीयता यानी कि नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी सबकी इंडियन होगी और आप यहाँ पर इंडियन लिख दीजिएगा। हिंदी वाले यहाँ पर भारतीय लिख सकते हैं, कोई एक लैंग्वेज में आप यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ज़रूर नहीं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा जाए, किसी में भी आप लिख सकते हैं। ईसवी संवत का इस्तेमाल करना है, हिजरी उजरी का इस्तेमाल ना कर दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब। ठीक है, वर्तमान आयु, प्रेजेंट में आपकी जो एज है उसमें आपको ईयर लिखना है और आपको मंथ लिखना है। ठीक है। हाँ, जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो और उस मंथ की पहली तारीख से, आप मान लीजिएगा कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि कब आपको ऐसा बताना है, लेकिन आप उस मंथ की पहली तारीख तक मान लीजिएगा। ठीक है। हाँ, डेज नहीं लिखना है, डेज नहीं है तो डेज नहीं लिखना है। हाँ, जब आपने 10th पास किया था मैट्रिक के समय, देखिए गा वाला देखिएगा, 7वें का गा जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखते जाइए और सुनते जाइएगा। ठीक है, मैट्रिक के समय जो आयु है, एज एट मैट्रिकुलेशन, ठीक, जब आप 10th में थे, 10th का एग्ज़ाम जब आपने पास किया, ठीक है, उस समय आपकी आयु क्या थी वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक, अब 8वें में आ जाते हैं। 8वां क्या है देखिएगा, 8वें का जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें वह स्थित है, या फिर आप हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, बार बार अब हम नहीं बताएंगे, आप समझदार हैं। ठीक है, तो प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई उसका जन्म स्थान लिखना है। ठीक है, पर्टिकुलर जगह जो है, ठीक है, मोहल्ला लिख सकते हैं या फिर कोई गांव हो तो वो लिख सकते हैं, और फिर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और फिर किस स्टेट में आता है वो आपको लिखना है। फिर बी वाले में देखिए, बी वाले में आप किस जिले और राज्य के हैं तो अपना जिला और राज्य लिख देना है। जैसे कोई मान लीजिए गोरखपुर का है तो गोरखपुर और ब्रैकेट में यूपी। ठीक, हाँ, अब गा वाला देखिए, यहाँ पर आपके पिता मूल रूप से किस जिले और राज्य के हैं, तो आपके पिता मान लीजिए गोरखपुर और उत्तर प्रदेश है तो गोरखपुर ब्रैकेट में यूपी लिख दीजिएगा। ठीक है,
चलिए अब 9वें नंबर पॉइंट पर आते हैं, योर रिलीजन। ठीक, आपका धर्म क्या है। जो आपका धर्म है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। हाँ, अब खा वाले पॉइंट में देखेंगे कि क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के हैं। जनरल वालों को यहाँ पर नो लिखना है, अगर वो जनरल के हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नो लिखना है। अगर आप SC ST OBC EWS में से कोई है तो आपको उस पर टिक कर देना है और आगे यस लिखना है और यस के बाद ब्रैकेट में अपनी कैटेगरी को भी मेंशन करना है। ठीक है। चलिए, हाँ, अब 10वां नंबर यहाँ पर पॉइंट है कि 15 वर्ष की आयु से किन किन स्कूलों में और किन किन वर्षों में शिक्षा प्राप्त की, उनके स्थानों के साथ वर्षों को दिखाते हुए शिक्षा संबंधी योग्यताएं लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज विथ फुल एड्रेस। तो 15 वर्ष तक आप सभी लोग हाई स्कूल कर लेते हैं आई थिंक, तो हाई स्कूल से लेकर आप जितना भी आपकी हायर एजुकेशन है वो सब आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक, तो स्कूल है किसी का, ठीक है, जैसे क्या एग्जांपल दे, जाने दीजिए, कोई भी स्कूल होगा अपना फुल एड्रेस के साथ यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। और प्रवेश की एग्जैक्ट तारीख तो आपको नहीं पता होगी तो आप यहाँ पर ईयर लिख दीजिएगा, और छोड़ने की भी एग्जैक्ट तारीख आपको नहीं पता होगी तो वहाँ पर भी ईयर लिख दीजिएगा। ठीक, उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, जैसे आपने हाई स्कूल पास किया तो यहाँ पर आप हाई स्कूल लिख दीजिए, इंटर का पास किया तो इंटरमीडिएट, अगर ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे चलते हैं और 11वां नंबर यहाँ पर पॉइंट है, 11वें का क्या आप इस समय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी या अस्थायीवत या सरकारी निकाय या स्वशासी निकाय या सरकारी उपक्रम या किसी गैर सरकारी फर्म या संस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या पहले का भी कार्य किया हो। ठीक, यदि हाँ तो नियोजन की तारीख सहित अद्यतन पूर्व विवरण दें। ठीक, यदि आप किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या सेमी गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट बॉडी के अंदर या ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर, ठीक, या पब्लिक अंडरटेकिंग, प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर आपने काम किया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि कब से कब तक आपने किया है और किस पद पर थे, क्या था आपका। ठीक, और जो नहीं किया होगा वो यहाँ पर डैश मार के नॉट एप्लीकेबल लिख देगा। ठीक, और नौकरी आपने जब छोड़ी तो उसका छोड़ने का क्या कारण था। ठीक, और नियोक्ता का पूरा पता, जो एम्प्लॉयर है यानी कि आप अगर कर रहे होंगे तो आप अपना नाम एड्रेस के साथ यहाँ पर मेंशन करेंगे अगर ऊपर वाली दी गई चीज़ें होंगी तो, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल लिखकर छोड़ देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक, अब हम अगले पेज पर आ जाते हैं, चौथे नंबर पेज पर, और 11वें का आप ध्यान से देखेंगे, क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण संचालित किसी उपक्रम, किसी स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय के अधीन थी। यदि आपने केंद्रीय सिविल सेवाएं अस्थायी सेवा नियम 1965 के अधीन या किन्हीं इसी प्रकार के नियमों के अधीन 1 महीने का नोटिस देकर सेवा छोड़ी थी तो क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी, या जब आपने सेवा को समाप्त करने के लिए नोटिस दिया था या बाद में आपकी सेवा के वास्तव में समाप्त होने से पहले तक आपसे किसी मामले में आचरण के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था। यदि हाँ तो नियोजन की तारीख सहित अद्यतन पूर्व विवरण दें। अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पर बगल में जो यहाँ पर दिया गया स्पेस, यहाँ पर अपना विवरण ज़रूर देंगे यहाँ पर। अगर कोई इस तरह का कुछ नहीं मसला है, ठीक है, छोड़ने छुड़ाने का, भारत सरकार, राज्य सरकार, ठीक, या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व नियंत्रण संचालित किसी भी उपक्रम में अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख करके आप छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना भाइयों। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में भी पढ़ दे, क्या नहीं समझ में आया। If the previous employment was under the government of India, state government undertaking owned or controlled by the government of India or a state government autonomous body, ठीक, university, local body, if you had left service on giving a month's notice under rule 5 of central civil services temporary service, ठीक, अगर आपने कोई नोटिस देकर छोड़ा है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है तो वहाँ पर मेंशन करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है वो है 12वें का जो इस अटेस्टेशन फॉर्म का
हर्ट है, आप समझ लीजिए। और जो ये है ना, जो जानकारी आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, वो जानकारी आप किसी भी तरह से गलत ना दें, बचने के चक्कर में जो भी है आप सही सही बताएं, ठीक है। देखिए 12वें का क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए? हैव यू एवर बीन अरेस्टेड? यदि हाँ तो आप हाँ पे लगाइए बिला झिझक, ठीक है। अगर नहीं तो नहीं पर लगाइए बिला झिझक, ठीक है। अब देखिए नहीं पर आप टिक करेंगे तो हाँ को आप काटना ना भूलिएगा, आप इसको क्रॉस जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि कोई उठाए और आपका यस पे भी टिक कर दे, ठीक है, ऐसा ना हो। इसीलिए आप यस को काटिए और नो पर टिक कीजिए, अगर ऐसा है तो। अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो आप यस पर टिक करिए, नो को काटिए, ठीक है। हाँ, यही चीज़ नीचे भी आपको करनी है। क्या आप पर कभी मुकदमा चला? हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड? तो जैसा हो वैसा आप लिख दीजिएगा। क्या आप कभी नज़रबंद रखे गए? हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन? क्या आप कभी बंदी बनाए गए? हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन? क्या आप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया? हैव यू एवर बीन फाइंड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ? अरे ऐसा लग रहा है ना कि ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे। हम इसलिए पढ़ दे रहे हैं, अगर किसी को नहीं दिख पा रहा है या किसी का डाटा अगर कम बचा है, 144 पे देख रहा हो, तो वो भी समझ सके, इसलिए हम आपको बोल दे रहे हैं, ठीक है। क्या आप कभी किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं? हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस? क्या आप कभी किसी परीक्षा के लिए विवर्जित ठहराए गए या किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा अधिकरण संस्था द्वारा निकाले गए हैं? हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन और रस्टिकेटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन? क्या आप कभी किसी लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उनकी किसी भी परीक्षा में बैठने अथवा चयन के लिए विवर्जित अयोग्य ठहराए गए हैं? हैव यू एवर बीन डिबार्ड, डिस्क्वालिफाइड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन और सिलेक्शन? ठीक, इस सांख्यांकन फॉर्म को भरते समय क्या किसी न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मामला चल रहा है? इज एनी केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस अटेस्टेशन फॉर्म? जैसा हो वैसा आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। हाँ, अब हिंदी में हम इयां देख लेंगे, ठीक। इस सांख्यांकन फॉर्म को भरते समय क्या किसी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला चल रहा है? ठीक, यानी कि किसी एजुकेशनल अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन में कोई मामला चल रहा है। क्या आप सरकार के अधीन किसी प्रशिक्षण संस्थान के विवर्जित ठहराए गए, निकाले गए, वापस किए गए? वेदर डिस्चार्ज, एक्सपेल्ड, विथड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक, अंडर द गवर्नमेंट और अदरवाइज। अब नीचे जो बात कही गई वो आप ध्यान से सुनिए। यदि उपर्युक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में हो तो मामला गिरफ्तार, नजरबंद, जुर्माना, अपराधी, कारावास, सजा आदि के होने और या इस फॉर्म को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्राधिकरण संस्था में चल रहे मुकदमे मामले के स्वरूप के संदर्भ में आपको ब्यौरा देना है। अगर ऊपर में से किसी का भी उत्तर हाँ है तो आप यहाँ जो स्पेस दिया गया है वहाँ पर आप अपना ब्यौरा देंगे, ठीक है, कि क्या चीज़ है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। जो कुछ भी हुआ वो आप ब्यौरा यहाँ पर देंगे अगर हाँ में उत्तर है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं देना है। अदरवाइज आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे यहाँ पर और छोड़ देंगे, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ देंगे, कहने का मतलब ये। हाँ, आप टिप्पणी देख लीजिए ध्यान से, इसीलिए मैं कह रहा था शुरू में कि क्या आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर टिप्पणी भी लिखी हुई है। कृपया इस सांख्यांकन फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी को भी देखिए, जो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि कोई भी उत्तर आपको गलत नहीं देना है, ठीक है, कि आप समझिए अरे अरे कोई बात नहीं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है एकदम अच्छे बच्चे, आप सभी मेहनत करके आए हैं, एग्ज़ाम पास करके आए हैं, बहुत स्ट्रगल किए हैं और हम सब जानते हैं आपके स्ट्रगल को हम दिल से सलाम करते हैं। बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, अटेस्टेशन फॉर्म तक पहुँचने के लिए, वाकई बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, यकीन मानिए। और यहाँ तक आकर आपको किसी भी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, ठीक है। प्लीज़ आल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ दिस अटेस्टेशन फॉर्म। हाँ, ये भी एक चीज़ हम आपको बताए थे, यदि हाँ या नहीं को काटकर, अच्छा, यथा स्थिति हाँ या नहीं को काटकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग अलग दिया जाना चाहिए। वही हम आपको बता दिए कि जो आपका नहीं है उस पर क्रॉस कर दीजिए और जो है उस पर टिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हाँ, अब जो है ये पेज नंबर 5 है और पॉइंट नंबर 13, अपने इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम दीजिए जो आपको जानते हो, ठीक है। तो कोई 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन
जो आपको जानते हो, ठीक है, एज ए, जैसे कहते नहीं कि उससे आप जो है वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ ये बच्चा वही है, मैं इसको जानता हूँ, ठीक है। इसी के लिए आपको 2 लोगों का नाम देना है और आप चुन लीजिएगा वो 2 बेहतर नाम आपके लिए कौन से हो सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। ऐसे व्यक्ति का नाम आप यहाँ पर लिखिएगा जो वाकई में आपको जानता हो, दिल से प्यार करता हो। आप मतलब ऐसा नहीं दिल से प्यार करता हो, ऐसा भी नहीं है, हाँ आपको जानता हो अच्छे तरीके से, आपके नेचर से वाकिफ़ है, और उसी का नाम आप यहाँ पर लिखिएगा। जमानतदार जिसको कह सकते हैं हम लोग, और कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं, 2 लोगों का नाम लिख देना है, ठीक। अपने इलाके के भी हो सकते हैं या इलाके के बाहर के भी हो सकते हैं, बट आपको जानते हो, ठीक। और फिर यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना जहां तक मुझे पता है तथा विश्वास है सही तथा पूर्ण है। मैं ऐसी किसी स्थिति से परिचित नहीं हूं जिसके कारण मैं सरकार के अधीन नौकरी के लिए योग्य ना हो सकूं, ठीक है। और जब भी आप जो है फॉर्म फिल कर रहे हो उसकी तारीख आप लिखिएगा, स्थान लिखिएगा, अगर हिंदी में है तो हिंदी में लिख दिए, अदरवाइज इंग्लिश में लिखिए। रैंक नंबर, आपकी क्या रैंक थी और कौन सा ईयर था, 2022-23 या क्या है वो आप लिखेंगे, ठीक। और अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, नाम जो है ब्लॉक लेटर में लिखने की कोशिश कीजिए। और आपके फादर अगर आपके गार्जियन है तो वो लिखिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है, जो लड़कियां हैं उनकी शादी हो गई तो हस्बैंड का नाम लिखिए, अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए। अब देखिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर है, ठीक, वो भी आपको ध्यान से समझना है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया अटेस्टेशन फॉर्म के साथ। बाकी इसके बाद जितने भी सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, कैरेक्टर हुआ, विलिंगनेस फॉर्म हुआ, एक्सेप्टेंस जिसको कहते हैं, ठीक, और फॉरेन डिक्लेरेशन फॉर्म, सब कुछ हम आपको दिखा देंगे और एक बार बता देंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ये बहुत खुशी की बात है। अब देखिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट किससे वेरीफाई करवाना है। सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग गेजेटेड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर है तो उससे आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को यहाँ पर साइन करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि कहाँ है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, अभी हम दिखा देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, किसी का MP MLA है भैया रिश्तेदार तो वो करा लेंगे, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव बिलोंगिंग टू द कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर द कैंडिडेट और हिज पेरेंट गार्जियन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब अपने इलाके के ही MP MLA से करा सकते हैं आप, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या ऑफिसर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, ठीक। हाँ, और देखिए एक यहाँ पर चीज़ है, यहाँ पर लिखी हुई है प्रिंसिपल और हेड मास्टर ऑफ द रिकग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट। अगर आपने जहाँ से 10th क्लास पास किया, क्योंकि ये 10th क्लास के बेस पर है, तो 10th क्लास जहाँ से आपने पास किया वहाँ के प्रिंसिपल की साइन आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। भले ही वो प्राइवेट स्कूल रहा हो तब भी आप उसकी साइन ले सकते हैं, वो भी मान्य है, ठीक। BDO की साइन ले सकते हैं, पोस्ट मास्टर की साइन ले सकते हैं, और फिर पंचायत इंस्पेक्टर की साइन ले सकते हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कैसे होता है, क्या है। हाँ, अब ये आपके सामने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है कि प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री श्रीमती कुमारी जैसा भी हो, अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम, ठीक, और को पिछले, मतलब ये आपको फिल नहीं करना है, जिस भी गेस्टेड ऑफिसर या जिससे भी आप यहाँ पर वेरीफाई करवाएंगे वही इसको फिल करेंगे, ठीक है। को पिछले इतने वर्षों से जानता हूँ, अब मिनिमम यहाँ पर 1 वर्ष तो होना चाहिए, उसके बाद का कोई भी वर्ष हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, आपकी उम्र से ज़्यादा ना हो जाए, पता चले आप 20 साल के हों वो आपको 23 साल से जान रहे हो, ऐसा मत कर दीजिएगा, है तो पता चला जो है राई का पहाड़ बन जाए, ठीक, ऐसा ना करिएगा भैया, आप तो समझदार हैं। हाँ, और स्थान तारीख ये वही भरेंगे और उसी ऑफिसर का जो भी आप करवा रहे हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर होगा और उनका डेजिग्नेशन एड्रेस यानी कि मोहर यहाँ पर लगा देंगे और बस ये आपका हो जाएगा तैयार। और ऐसे 3 अटेस्टेशन फॉर्म अमूमन दिए जाते हैं जनरली, या फिर 2 भी दे सकते हैं, ठीक, ऐसे 3 दिए जाते हैं। और इसके नीचे में हम दिखा दे रहे हैं, ये कार्यालय द्वारा भरे जाने के लिए है, मतलब जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जो आपको अपॉइंट कर रही है, जैसे आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जा रहे हैं जैसा कि हम हैं, तो उसका जो ऑफिसर होगा, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, वो इसको वेरीफाई करेगी और वो यहाँ पर लिखेगी। आप अपने आप को अपॉइंटिंग अथॉरिटी ना बना लीजिएगा कि अपन ही यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ऐसा ना करिए भैया, ठीक है। ये हम छोटी छोटी जो है चीज़ें बता दे रहे हैं, आप बुरा ना माने, ठीक।
क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। ठीक, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं तो आप फिर वाइटनर लगाते हैं, फिर वहाँ पर दिक्कत शुरू हो जाती है। थोड़ा थोड़ा वाइटनर रहता है, फिर उसके बाद ज़्यादा वाइटनर लगना शुरू हो जाता है, तो चीज़ें भद्दी दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो वैसा ना हो, ठीक है, कि आपको वाइटनर की ज़रूरत ना पड़े, या फिर किसी पेन के इरेज़र की ज़रूरत ना पड़े, या ब्लेड भी लगा लेते हैं बहुत लोग, तो उसकी ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आप सभी लोगों को। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छे से ज़्यादा तो यूज़फुल लगा होगा। और अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल से हमारे जुड़ जाइए ज़रूर। ये बहुत मैंडेटरी है आप सभी के लिए, जितने भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। या देखिए, एमटीएस की तैयारी कोई ऐसे नहीं करता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, आप तैयारी किसी और चीज़ भी की भी करते हैं, और हाँ, आपका कहाँ पर किस्मत बैठ जाए ये होता है। तो जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। और आगे जितनी भी यहाँ पर सर्टिफिकेट्स हैं वो सब हम आपको दिखा देंगे, और कैसे फिल करना है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाना है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते हैं, और वो गलती करते हैं वास्तव में। ठीक है, क्योंकि कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक बटन आपको क्लिक करना है, और इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको चीज़ें समय समय पर आप अपडेट होते रहेंगे। ठीक, ये अच्छी बात है। बाकी ये चीज़ें, हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा आप सभी लोगों को। ठीक, और आप सभी जितना प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उस सभी के लिए। ठीक है, उस सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से। ठीक है, हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपना प्यार दिया हमें। और देखिए, अब कंडीशन ऐसी हो गई ना कि हम कमेंट्स देखते हैं तो हमें सबके नाम तक पता हो गए कि ये वही बच्चा है जो पिछला कमेंट किया था। ठीक, कि ये वो है, ये वो है, मतलब सबके नाम देखते हमें पता चल जाते हैं कि ये वही लड़का जो पिछला कमेंट ये वाला किया था। मतलब इतना आप दिल में बस चुके हैं, आप यकीन मानिए। ठीक है, और हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं, और जहाँ तक हो सकता है रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत हुई हो आपको, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, और बस इतना ही इस वीडियो में। वीडियो लंबी हो गई है, इसके लिए हम फिर से आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, और आगे भी हम सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे जितना भी सर्टिफिकेट है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।